और मेरे पढ़ाकुओं, कैसे हो? तो हम लोग आज की जो क्लास है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हिंदी मीडियम की मैथ शुरू होने जा रही है भाई। और हिंदी मीडियम की मैथ में हम लोग आज चैप्टर 1 जो है हमारा, अध्याय 1, परमेय संख्याएं, उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करना ही जरूरी नहीं है। आप कहोगे सर क्वेश्चन क्या, हमको तो बेसिक भी नहीं आती। तो हर एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो या सैनिक स्कूल हो या सेंट्रल हिंदू स्कूल हो या फिर प्रयास स्कूल या फिर किसी ओलंपियाड की या स्कॉलरशिप एग्जाम की, किसी भी चीज की भी तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आपको ये सारी बातें जाननी चाहिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। और जब बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होते हैं तो उनको होती है कंफ्यूजन। तो चलो फिर आज की हम क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्लास 6 to 10th की मैथ पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जिन बच्चों को मैथ नहीं भी आती होगी, गारंटी है कि उनको तो मैथ सिखा कर ही मानूंगा। जो बच्चे 100 में से 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर लेके आते हैं, इस अगर रेगुलर क्लास लेते हैं, तो गारंटी है कि उनके जो मार्क्स होंगे वही नंबर जो होंगे वो 80, 90 और 100 तक नंबर पहुंच सकते हैं। तो चलो हम लोग अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। और क्लास शुरू करने के बाद, आज पहली क्लास लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई मैथ कैसे पढ़ी जाती है। तो चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। चलो फिर आ जाओ फिर सीधा क्लास में। तो ये रहा हमारा चैप्टर, अध्याय 1 गणित का, और इसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो आप यहां पर क्वेश्चंस देखेंगे और मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताता चलूंगा भाई इसके सामान्य नियम, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जैसे देखो, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है शून्य है। अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह दिया गया है कि शून्य क्या है। तो शून्य के बारे में देखें। ए एक प्राकृत संख्या है, बी पूर्णांक संख्या है, सी धनात्मक पूर्णांक है, या फिर डी ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए और मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं भाई? प्राकृतिक संख्याएं। अब ये सोचो कि ये भाई प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? क्या हमें ये प्रकृति से मिली हैं? बिल्कुल भाई, हमें ये प्रकृति से ही मिली हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, ये वो संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। अब वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को, व्यक्तियों को या किसी भी चीज को गिनने के लिए आप प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हो। जैसे गिनने के लिए आप खुद सोचो कि आप गिनने के लिए कहां से शुरू करते हो। 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो गिनोगे। कहां से गिनोगे? आप जीरो से गिनना शुरू करते हो? नहीं ना, एक से ही। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 और इस तरह से जितनी भी संख्याएं आपको आती हैं, इस तरह से आप गिनना शुरू कर देते हो। तो ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, है ना। पहले मैं भी सोचता था कि भाई इसका नाम प्राकृतिक संख्याएं क्यों रखा गया। फिर बाद में देखा ना कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बाहर खड़े होते हैं, तो वो बाहर जैसे कुछ गायें हैं, कुत्ते हैं या कुछ भी चीजें, तो वो गिनते हैं 4 8 12 18 16, वो सारी संख्याएं बोलते हैं, लेकिन जीरो नहीं बोलते। या मेरे घर पे काम लगा था, तो जो मजदूर आते हैं ना, वो लोग जब उनसे पूछा मैंने कि भैया कितना पढ़े हो, तो बोलते थे भैया एक को दर्जा नहीं पढ़े हैं। और वो पढ़े नहीं होते थे, लेकिन जब उनको शाम को रुपए मिलते थे, रुपए खटखटा के गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे करके गिनते थे। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर इसी में जीरो हमें कब समझ में आता है? जब हम स्कूल जाते हैं तो वहां हमें सिखाया जाता है भैया जीरो क्या होता है। तो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है क्या? पूर्ण संख्या। तो मतलब जीरो के साथ जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। तो अगर हम 1 2 3 4 की बात करें तो ये प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और ये पूर्णांक भी हैं, यानी कि पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, फिर अच्छा एक चीज और भी, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। तो पूर्णांक जो होता है उसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जितने भी, चाहे वो
धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ठीक है, वो सारी संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। अब पूर्णांक में जैसे यहाँ 1 2 3 4 हो गया, -1 -2 -3, ये सब क्या है हमारे, ये सब के सब ये पूर्णांक है, ठीक है। तो शून्य के बारे में क्या कहोगे आप, शून्य धनात्मक संख्या या ऋणात्मक, शून्य के बारे में आप कहो क्या कहोगे, शून्य ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। शून्य ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब ये किसी में नहीं आता, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये निगेटिव है। तो इसका मतलब ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है ना ही प्राकृत है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये एक पूर्णांक है। बताओ समझ में आया भाई। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था ना, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जैसे 1 2 3 4 ये लिखा है, ये धनात्मक पूर्णांक है, और यही -1 -2 -3 -4 ऐसे संख्याएं लिखी है, तो ये हमारा क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो खत्म बात, ठीक है ना। तो समझ में आ गया हो भाई। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, ठीक है ना। लाइक करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अब देखो आगे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। यहां पर आपको बताना है कि कौन सी इनमें से 4 ऑप्शन, सबसे बड़ी का मतलब इन 4 ऑप्शन जो दिए गए इसमें बताना है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ए दिया गया है 93, बी दिया 97, सी दिया गया है 89 और डी दिया गया है 101। तो आप सोचो अगर हमें यहाँ पर पूर्णांक संख्या मतलब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी हो तो 2 तरह की संख्याएं पहले जान लो। एक होती है बाबू भाज्य संख्या, ठीक है, और दूसरी होती है अभाज्य संख्या। दोनों के बारे में पहले समझ लो। अगर जिसको भी नहीं आता, मैंने कहा था ना कि मैं मैथ बिल्कुल बेसिक से आपको बता दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि मैथ नहीं आती है। तो यहाँ पर एक हो गया भाज्य संख्या, दूसरी हो गई अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और खुद के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे अगर मान लो हमको एक संख्या दी गई 4, ठीक है, तो 4 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, फिर 2 के पहाड़े में आता है, फिर 4 के पहाड़े में आता है। मतलब ये एक और खुद में तो आया ही, उससे अलावा एक अतिरिक्त भी मिल गया हमको 2, यानी 2 से भी ये संख्या विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अच्छा, अभाज्य क्या होते हैं, अभाज्य ऐसी संख्या होती है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, मतलब केवल 2 ही संख्याएं उनके बीच में आती हो। मतलब वो 2 संख्या एक से और दूसरा खुद से विभाजित हो, तो वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्याएं। समझ में आ गई बात। अभाज्य संख्या जैसे अगर हम बात करें 2 की, तो 2 क्या है, 2 1 के पहाड़े में आता है, फिर 2 के पहाड़े में आता है, इसके अलावा किसी और के पहाड़े में आता है, नहीं आता। मतलब 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 के बारे में देखो, 3 केवल 1 के पहाड़े में आता है, फिर 3 के पहाड़े में आता है, किसी और पहाड़े में आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 4 के बारे में तो आप जान ही गए हो। 5 क्या है, 5 1 के पहाड़े में आता है, फिर 5 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन वहीं अगर हम 6 की बात करें तो 6 हमारा 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 6 के पहाड़े में आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 6 है ये हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। ये समझ में आ गया कि भाज्य संख्या क्या होगी। अब देखो 93 अगर देखोगे तो 93 1 और 93 के अलावा 3 से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, तो 1 और 3 से भी विभाजित हो रहा है ना। देखो 1 और 93 के अलावा ये 3 से भी, 3 त्रिक 9, 3 इक्के 3, तो इसका मतलब ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 97 89 और 101, अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो भैया ये किससे कटेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इनके जो सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमको बतानी है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी, देखो 97 जो है ना, वो है तो 89 भी आपका, देखिए सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी हमारी 97, क्योंकि 97 1 और 97 के अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। 101 के बारे में आपको बताना है कि 101 क्या है। अभी बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 101 भी तो अभाज्य है। नहीं, 101 की कोई एक ऐसी संख्या जो 1 और 101 के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित होती है, और आपको ये बताना है कि 101 किस संख्या से विभाजित होती है। इतना तो दिमाग लगा ही लोगे, 101 किस संख्या से विभाजित होती है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 101 किस संख्या से विभाजित होती है। सही है, चलो आगे देखो। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया,
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है। ठीक है, योज्य इकाई तत्समक। अब हमें ऑप्शन ए दिया गया है 0, बी दिया गया है 1, सी दिया गया है 2 या डी दिया गया है 3। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, चलो सबसे पहले जान लो कि परिमेय संख्याओं के बारे में। ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या जो होती है ना, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। किसके? p बाई क्यू के रूप में, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहां p और q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए। p और q ये क्या होना चाहिए कि p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि भैया जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इतने नियम, ये चीज अगर ये नियम फॉलो करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक परिमेय संख्या होगी। जैसे हमसे कहा जाए 2/3, तो 2/3, 2 भी पूर्णांक है 3 भी पूर्णांक है, तो 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर कहा जाए 1/3, तो भैया 1 भी पूर्णांक है 3 भी पूर्णांक है, तो 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, 0 1 2 अगर ये संख्या कही जाए तो क्या ये परिमेय संख्या है? क्या? बिल्कुल है भाई। अगर आप इनके बटे में 1 लिख दो तो मुझे नहीं लगता इनकी सेहत पे कोई प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये भी पूर्णांक, 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 तो मतलब ये क्या है? ये सारे एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 1/0 अगर आप कर दो तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा क्यों कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, फिर अगली चीज आती है हमारी अपरिमेय संख्या। अब देखो, अपरिमेय संख्या ये कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब सोचो कौन सी ऐसी संख्या है जो हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि पाई का, ठीक है ना, ये पाई हो गया हमारा, ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान तो 22/7 होता है। 22/7 जो है ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। बताओ भाई, बात समझ में आई? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गई आपको? आगे देखो, अब यहां पर हमारा अगली चीज जो पूछा गया वो पूछ रहा है योज्य इकाई तत्समक। ठीक है, तो यहां पर समझ लो कि ये योज्य तत्समक क्या होते हैं। देखो, योज्य तत्समक, इसका मतलब ये होता है, देखो पहले इनका तो अर्थ समझो। योज्य का मतलब होता है जोड़ना, योज्य का मतलब होता है जोड़ना, और तत्समक मतलब वैसा ही, मतलब कुछ ऐसा जोड़ो कि वो पूर्णांक वैसा ही रह जाए। ये समझ में आया? जैसे अगर मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है a, तो a में कितना जोड़ो कि वो a ही रह जाए। भाई जाहिर सी बात है, आप 0 प्लस करोगे, 0 प्लस करोगे तो a रह जाएगा, है ना। यानी कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या पूछी जाए, जैसे अगर मान लो 1/a है और इसमें पूछा कहा है कि 1/a में क्या जोड़ें कि वही संख्या रह जाए, तो हम कहेंगे भैया 0 जोड़ दो आप। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे वो पूर्णांक हो, कोई भी संख्या हो, अगर आप उसमें 0 जोड़ते हो तो वही संख्या हमको मिल जाती है। तो योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है? इसको हम शून्य तत्समक भी कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ए, यानी कि शून्य जो होगा ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। बताओ भाई, ये चीज समझ में आ गई सभी को? मुझे नहीं लगता कि इन 3 क्वेश्चंस में आपका चैप्टर बचा होगा। इन चैप्टर्स में, मतलब जो भी चैप्टर्स में आप पढ़ोगे वो आप 3 क्वेश्चंस की हेल्प से ही आपने पढ़ लिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। अगला हमारा क्या दिया गया? अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है कि 0/5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। देखो, गुणन प्रतिलोम क्या होता है, अब इसके बारे में भी समझ लो कि गुणन प्रतिलोम क्या होते हैं। तो देखो, गुणन प्रतिलोम का मतलब ये होता है ना कि जो भी हमको संख्या, देखो गुणन प्रतिलोम, अब गुणन का मतलब हो गया कि भाई गुणा करो, है ना। गुणन का मतलब होगा गुणा करो, और प्रतिलोम का मतलब होता है उसका विपरीत, यानी कि उल्टा। ठीक है, क्या गुणा करें कि हमें उसका उल्टा अंक मिल जाए, यही तो है। क्या गुणा करो, मतलब किसी भी संख्या में का जब भी गुणन प्रतिलोम पूछेगा तो ये पूछना है कि क्या ऐसा गुणा करो कि उसका उल्टा। ठीक है, अब देखो, गुणन प्रतिलोम मतलब जैसे अगर हमारा 5 है,
ठीक है। तो 5 का गुणन प्रतिलोम मतलब गुणा फिर उल्टा, तो 5 का जो गुणन प्रतिलोम होगा, ये चीज याद रखना कि 5 का जो गुणन प्रतिलोम होगा वो कितना होगा, वो होगा 1/5। 5 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, 1/5। भाई इसी का उल्टा ना, कि किससे उल्टे से गुणा कराएं कि उसका उत्तर कितना हो जाए, हमारा शून्य हो जाए। ठीक है, मतलब किससे गुणा कराओ इसको कि उसका उत्तर जो है वो शून्य हो जाए। -5 का अगर हम करें तो -5 का गुणन प्रतिलोम -1/5 होगा। ठीक है, अब अगर -5 का 1/5 से अगर आप गुणा कराओ, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किससे गुणा कराए, मतलब इसका उल्टा हमें बताना है, जो भी होगा उसका उल्टा। सही है। अब 0/5 का पूछ रहा है, तो 0/5 का कितना हो जाएगा भाई, 5/0 कितना होगा, 5/0, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो अगर ऑप्शन में नहीं है तो मैंने क्या कहा था कि भैया किसी भी भिन्न का, किसी भी परिमेय संख्या का q जो है यानी हर जो है वो शून्य नहीं हो सकता। अगर किसी संख्या का हर शून्य हुआ तो उसका उत्तर हमेशा अपरिभाषित होगा, यानी परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित यानी कि अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो गुणा करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, गुणन प्रतिलोम मतलब किस उल्टी संख्या से गुणा करें कि उसका उत्तर कितना हो जाए, हमारा 1 हो जाए। ठीक है, 0 नहीं करना है, 1 करना है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 5 है तो 5 का गुणन प्रतिलोम 1/5, जबकि ये 0/5 का पूछ रहा है। -5 का गुणन प्रतिलोम -1/5, 0 का, ठीक है, तो 0 का तो 0 ही रहेगा गुणन प्रतिलोम। और वहीं पर 0/5 का पूछ रहा था तो 5/0 होगा। और किसी भी संख्या का हर शून्य नहीं हो सकता, अगर है तो उसका उत्तर क्या होगा, हमेशा अपरिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं है। इसलिए हमारा डी उत्तर जो होगा वो सही होगा। समझ में आ गई? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जैसे मान लो कि कोई संख्या हमें दी गई है कि उसको हम किससे गुणा करें कि हमारा उत्तर 1 आ जाए। अगर ऐसा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाए, ठीक है, क्या गुणा करें, मान लो x से गुणा करें तो हमारा a उधर जाए, गुणा है तो ये जाके उधर भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/a। तो यानी a का गुणन प्रतिलोम 1/a होगा। बताओ, समझ में आई बात? आसान था क्वेश्चन। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया, इतनी बड़ी संख्या दी गई है ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 73,86,038 ये संख्या दी गई है। ये किससे भाज्य है, ये हमें बताना है किससे भाज्य है ना। तो 3 से भाज्य है, 4 से भाज्य है, 9 से भाज्य है, 11 से भाज्य है। अब इसके बारे में हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए तो हमको पता होना चाहिए भाई विभाज्यता का नियम, है ना। और विभाज्यता के नियम के लिए जैसे अगर हमें से ये कहा जाए कि कौन सी संख्या है जो 2 से भाज्य होगी, कौन सी ऐसी संख्या है कि जो 2 से भाज्य होती हैं, ये पता है आपको 2 से भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। जो कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, ठीक है, इसमें से कोई भी 0, 2, 4, 6 या फिर 8, मतलब कोई भी इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो भैया ये तो मुझे लग रहा है ना, ये संख्या 2 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी भाई 2 से विभाजित। अच्छा, 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, 3 से वो संख्या विभाजित होती है, जैसे मान लो कि हमको कोई संख्या दी गई, जैसे हमको दिया गया 1, 2, 3, ये हमको दिया गया, ठीक है। तो आप करोगे क्या कि इनके जितने भी अंक हैं सबको जोड़ लो, 1 धन 2 धन 3, आप जोड़ लो। जोड़ने पर कितना, 3, 2, 5, 1, 6, 6 आ रहा है। तो जोड़ने पर अगर जो संख्या आ रही है ना, अगर वो 3 से कट जाए, चाहे छोटी संख्या या बड़ी, अगर वो 3 से कट जाए तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। समझ में आ गया 3 से विभाज्यता का नियम। केवल क्या करना है, जो भी संख्या दी होगी उनके अंकों को जोड़ लीजिएगा, और जोड़ने के बाद जो भी मिलेगा, अगर वो 3 से, अब तो छोटी संख्या मिल जाएगी ना, तो अगर वो 3 से विभाजित हो जाती है तो भैया इसका मतलब यह है कि वो संख्या जो हमें संख्या दी गई थी वो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब इसका चेक कर लो, क्या ये 3 से विभाजित है, चेक करके देखो। यहां पर कितना है, 7 + 3 + 8 + 6 + 0 + 3 + 8, जोड़ के देखो भाई कितना आता है, जोड़ो, 7 3 10, 10 8 18, 18 और 6 24, 24 और 0 24, है ना, 24 और 3 कितना हो गया, 27, 27 और 8 कितना हो गया, 35, 27 और 8
35। तो 35 3 के पहाड़े में तो आता नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आया? 4 से विभाज्यता क्या क्या नियम है? देखो 4 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होंगी? 4 से विभाज्यता का नियम ये है ना कि अगर कोई भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या दी गई है, उसके अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हो, अंतिम 2 अंक अगर 4 से, जैसे ये संख्या दी गई है तो यहां पर ये केवल 2 अंक देखो 38, क्या 38 4 से विभाजित है ना? 4 9 36, नहीं 2 बच जाएगा। अगर 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं, 2 अंक 4 से विभाज्य हो, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये 38 4 से विभाजित नहीं, तो इसका मतलब भैया ये भी बाहर हो गया। 9 का जो नियम है सेम वही नियम है जो कि हमारा 3 का होता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको 4 5 का बता देता हूं कि 5 से भाज्य कौन सी संख्याएं होंगी। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, क्या हो? 0 या फिर 5, तो वो संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। तो यहां पर भैया ना तो 0 है ना ही 5 है, तो मतलब ये 5 से भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं। 6 से विभाज्य क्या होगा? देखो 6 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है? 6 से विभाज्य इसका मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों को फॉलो करे। जैसे अगर मान लो हमको दिया गया है 132, तो एक चीज तो ये समझ में आ रहा है कि लास्ट में 0 2 4 6 अगर 8 आता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। अच्छा 3 से भी चेक कर लो, 3 2 5 और 1 6, तो इसका मतलब 6 जो है 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से विभाजित है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। बताओ समझ में आया? सही है ना? उसके बाद 7 से विभाज्यता का नियम। देखो 7 से विभाज्यता का क्या नियम है? 7 से विभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनमें हमें क्या करना होता है? 7 से विभाज्य कोई भी संख्या हो ना, तो उसमें हमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। तो 7 की विभाज्यता वैसे जल्दी कहीं देते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि हमको एक संख्या दी गई कि 2429, कितना? 2000 या 343 ले लो, 343। अब हमें करना क्या है कि ये आखिरी संख्या का दुगना करो, 34 और आखिरी संख्या का दुगना मतलब 3 गुणे 2, और इसमें से उसके पहले वाली संख्या से घटा दो, तो 34 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 34 माइनस 6 28, क्या हो जाएगा? 28। 28 7 के पहाड़े में आता है, 7 चौक 28, तो इसका मतलब 343 भी 7 से विभाजित होगा। बताओ समझ में आया? अंतिम संख्या का दुगना करो और जो उसके पहले जितनी जो भी बचा हो उससे माइनस करके देखो क्या वो 7 के पहाड़े में आता है। अगर वो 7 के पहाड़े में आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या पूरी तरह से 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, फिर 8 से विभाज्यता क्या क्या नियम है? 8 से कैसे पता चेक करेंगे कि भाई कौन सी संख्या विभाज्य है? तो 8 से विभाज्य तो वो संख्याएं होंगी कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होंगे? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो पूरी की पूरी 8 से कट जाएगी। सही है? अब देखो 9 से विभाज्य कौन सी संख्याएं हैं? 9 से विभाज्य वो संख्याएं होती है ना जो, जैसे कि 3 का नियम है वैसे ही 9 का नियम है, जैसे कि 3 का नियम है वैसे ही 9 का नियम है। जैसे मान लो कि हमको एक संख्या दी गई 1 5 7 और, ठीक है, ये हो गया 6, ऐसे। अब ये हमको संख्या दी गई, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा ना, अगर मान लो ये 5 कर दो ऐसे, तो ये कह रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 1 7, ठीक है ना। ये चीज अगर यहां पर कोई ऐसी संख्या देखो, जैसे मान लो कि हमको ये संख्या दी गई 1 5 7 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 और 5 17, 1 18। ये समझ में आया कि नहीं है? अगर आप ये संख्या देखो 1575, क्या ये 9 से विभाजित होगी? सेम वही नियम लगाना है जो कि आप इसके पहले लगाते थे 3 में। तो 1 धन 5 धन 7 धन 5, अब ये कर लो, अब ये जोड़ के देखो कितना आता है? 5 5 10 7 17, 1 18, 18 आ रहा है। तो 18 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता? भाई 9 के पहाड़े में आता है ना, तो अगर 9 के पहाड़े में आता है इसका मतलब ये संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। ये जोड़ने पर हमारा कितना आया था? 35 आया था। ये जोड़ने पे हमारा कितना आया था? 35 आया था। तो 35 9 के पहाड़े में तो आता नहीं, तो इसका मतलब ये 9 से भी विभाज्य नहीं है।
ठीक है ना। तो इसका मतलब अब आखिरी हमारा 11 बचा, तो इसका मतलब 11 जो होगा ये उत्तर सही होगा। लेकिन उसके पहले हम ये भी जान लेते हैं कि भैया 10 से भाज्य कौन सी संख्या होगी। 10 से भाज्यता का केवल एक ही नियम है। 10 से भाज्य वही संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का अंतिम अंक शून्य हो। क्या हो? अंतिम अंक शून्य हो। अगर कोई भी ऐसी संख्या है, ठीक है, जिसके इकाई का अंक जो है शून्य है, तो वो संख्या पूरी तरह से भाज्य होगी। समझ में आ गई बात? चल, तो ये बात रही। अब आगे हम देखते हैं कि हमें एक संख्या देखते हैं और ये बताना है कि ये किस से विभाज्य है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका भी आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक हार्ट। ठीक है, तो बस ये समझ में आ जाएगा कि भैया आपका आंसर सही है। जैसे हमको एक संख्या दी गई है कि 2429, 2429 ये किस किस से विभाज्य है ये बताना है। 2429 ये किस किस संख्या से विभाज्य है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चन लेके आते रहेंगे जो कि आपकी बेसिक जानकारी को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए फिर भैया आप लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।